अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूं आपके पास एक न्यू टॉपिक के साथ जो आजकल बहुत फेमस भी है और जिसकी बहुत ज़रूरत भी है। वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मेथड। बहुत से लोग हैं जिनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी आती और ये आजकल एफबीआर ने डेट एक्सटेंड की है, जिसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं होगी। तो हमारे पास क्या होता है कि लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी आती नहीं है, तो वो दूसरे लोगों के पास जाते हैं जो उनकी रिटर्न ठीक तरीके से फाइल नहीं करते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सैलरी पर्सन, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई और बिजनेसमैन है, कोई भी सैलरी पर्सन है, उसको अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। ये बहुत आसान है, आप खुद भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम में सबसे पहले आपने एफ बी आर की वेबसाइट का एड्रेस लिखना है। एफ बी आर की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे एक इनकम टैक्स है, आईआरएस, यहाँ पे आपने चले जाना है। तो यहाँ पे विद इन पाकिस्तान वाला जो लिंक है, ये ओपन कर लेना है। जब आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास ये मेरे एक टीचर हैं, दोस्त हैं, उनकी रिटर्न फाइल करनी है। तो उनका यूज़र नेम पासवर्ड है, वो लगा के ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने इनकी रिटर्न फाइल कर दी थी, जिसके बाद बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आए और ईमेल्स आई कि हमें भी बताएं कि रिटर्न कैसे फाइल की है। तो मैं आपको इसी रिटर्न को ओपन करके बताऊंगा कि रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, डिक्लेरेशन में जाना है। डिक्लेरेशन में जाके सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स विज़र्ड व्यू, इसमें आपने चले जाना है। अब मैंने रिटर्न फाइल की हुई है, इसलिए मैं आपको वहीं से बताऊंगा कि रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। ये उसने मेरे से मांगा है दोबारा, ये दे के डिक्लेरेशन में आ गए। ये मैंने इनकी 2021 की रिटर्न फाइल की हुई है। ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फाइल करते हैं। अच्छा, एफबीआर ने जो न्यू अपडेट दी है उसके साथ ये है कि उसने ये एक नया व्यू दे दिया जो आपके सामने है। कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों ने कोड से याद किया हुआ है, जैसे पहले था। तो उसके आपने घबराना नहीं है, मैंने भी कोड से याद किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, क्लासिक व्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लासिक व्यू पे क्लिक करेंगे आप, आपके पास पहले वाला व्यू ओपन हो जाएगा जो पहले था। अच्छा, सारों से पहले आपने, ये आपके पास टैब खुलेगा सैलरी वाला। अच्छा, इसके लिए चाहिए क्या होता है, सबसे पहले तो इसके लिए आपके पास सैलरी स्लिप का होना लाजमी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट टीचर है। तो जिनकी मैं रिटर्न फाइल की थी उनकी, अच्छा कौन सी सैलरी स्लिप चाहिए, ये भी बहुत कॉमन सा सवाल है कि सैलरी स्लिप कौन सी होनी चाहिए। तो सैलरी स्लिप आपके पास जून, जिस ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस ईयर की जून की सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास सैलरी स्लिप हो तो थोड़ा सा, सारी सैलरी स्लिप हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप एक एक रुपए का हिसाब करना होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जून की सैलरी स्लिप लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सैलरी स्लिप में दो चीज़ें होती हैं, एक ग्रॉस पे और एक नेट पे। ग्रॉस पे टोटल आपकी अमाउंट होती है, टोटल सैलरी होती है, जिसके अंदर सारे टैक्सेस वगैरह शामिल होते हैं। और नेट पे वो होती है जो टैक्सेस को कट करके उसके बाद जो आपके अकाउंट में पे आती है, वो नेट पे होती है। अच्छा, अब इन साहब की, हाँ, और दूसरी बात, आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास जो पे स्लिप होती है, अक्सर गवर्नमेंट, बल्कि सारे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मेडिकल अलाउंस होता है कुछ। अब ये जो मेरे पास हैं, ये 16 ग्रेड के हैं, इनका मेडिकल अलाउंस 1500 है। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न में एफबीआर का रूल है कि ये 1500 नहीं लगता इनकम टैक्स रिटर्न में, इस पे इनकम टैक्स नहीं होता। तो आपकी जो नेट पे है, अब इनकी नेट पे 84,532, 84,532 है। मैंने इनमें से इनका 1500 जो है वो मेडिकल अलाउंस निकाल दिया, क्योंकि हम उस पर हमारा टैक्स नहीं लगता। बाकी इनके पास हमारे बच गए 83,032 रुपये, 83,032।
आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये अमाउंट आ गया, ये जो आपके पास नज़र आ रही है 9,96,384 रुपये। आपने ये यहाँ पे लिखनी है। इसका कोड होता है 1009। जब आप ये लिखेंगे, लिखने के बाद अच्छा उसके बाद अगला कॉलम है अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये भी हमारे पास पे स्लिप के ऊपर मेंशन होता है। ये वो अमाउंट है जिस पे आपको छूट होती है, कुछ टैक्स पे, कुछ रकम पे आपको छूट होती है। कितनी छूट होती है ये पे स्लिप पे मेंशन होता है। अब इन सर को छूट है 5,943 रुपये और 25 पैसे की। यहाँ पे मैं वो लिखूँगा। लिखने के बाद आगे मेरे पास वो खुद ही बता देगा कि आपको वो उसने 25 पैसे काट लिए और यहाँ पे बाकी अमाउंट मेरे पास 9,90,440 रुपये बचे। आपने इसमें से और किसी को भी फिल नहीं करना, इसको छोड़ देना। आपने नेक्स्ट, ये आप लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, नेक्स्ट सोर्स में चला जाना। नेक्स्ट सोर्स में जाने के बाद आपने रिसिपिएंट एंड रिडक्शन पे आ जाना। इसमें आपने किसी चीज़ को फिल नहीं करना, बिल्कुल किसी चीज़ को छेड़ना भी नहीं है। आपने उससे, मैं आपको एक एक कॉलम समझाऊंगा। फॉरेन सोर्सेज या एग्रीकल्चर, कई होते हैं जिनको बाहर से कोई रकम आ रही होती है, कई हैं जिन्हों जो जो साथ कोई अपना उनका काम है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह। जैसे ये मेरे पास सारे हैं, इनकी अपनी एग्रीकल्चर का काम है, उनका ज़मीन है कोई, तो मैंने इस कॉलम को फिल करना है। इसका कोड होता है 6100। अच्छा हाँ, और ये बात मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर टैक्स छूट, वो सारी टैक्स छूट होती है इनकी। इन्होंने मुझे बताया कि मेरी साल की जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 63,000 है, यानी ये 63,000 यहाँ पे वो खुद दे देगा। यहाँ पे एक ऊपर बटन आता है कैलकुलेट का, आपने उस पर प्रेस करना है तो ये 63,000 खुद दे देगा। ये आने के बाद आपने ये कॉलम खोल लेना, ये इम्पोर्टेंट कॉलम, टैक्स चार्जेबल और पेमेंट। रिडक्शन अलाउंस, इसमें आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है। टैक्स रिडक्शन, ये हाँ, ये वो रिडक्शन है, वो अमाउंट है जो आप, ये एफबीआर खुद ही कैलकुलेट करता है कि हम टैक्स की छूट किस किस को दे सकते हैं। ये देखें लिखा हुआ है टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर, ये यहाँ पे वो खुद कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद आपने टैक्स क्रेडिट में किसी को कुछ नहीं कहना। एडजस्टेबल टैक्स में, अच्छा ये वो टैक्स है जो आपने पे किया है, ये भी पे स्लिप के ऊपर मेंशन होता है। इसका कोड होता है ये वाला ये अंडर सेक्शन 149, ये आपके पास लिखा भी हुआ, ठीक है। ये आप इधर लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर खुद आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी पे स्लिप के ऊपर मेंशन होता है, जो आपकी लिखा होता है इस नेम से होता है रिकवरी टिल जून, उस ईयर की जिस ईयर की आप रिटर्न फाइल करें, वहाँ यहाँ पे आपने ये लिख देना और किसी को कुछ नहीं कहना आपने, ठीक है। ये देख ले नीचे, और कोई चीज़ नहीं फिल की हुई। उसके बाद आपने फाइनल या फिक्स्ड, इसमें आपने किसी को कोई चीज़ नहीं, किसी कॉलम को नहीं छेड़ना। लास्ट वाला कॉलम ये जो है कंप्यूटेशन, ये सारों से इम्पोर्टेंट कॉलम है। यहाँ दो चीज़ें मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बता दूँ, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। ये मैं आपको सारी अमाउंट समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें ये समझाने वाली हैं कि आखिर पे आप देखें ये तीन कॉलम, एडमिटेड इनकम टैक्स, डिमांडेड इनकम टैक्स और रीफंडेबल इनकम टैक्स। ये आपको लास्ट थ्री वाले जो ऑप्शन है ये नज़र आ रहे होंगे, ये वाले, जिनका कोड है 9,203, 9,204 और 9210। ये इनके कोड हैं, इनको पहले समझना है। आपने सैलरी की कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपके एडमिटेड इनकम टैक्स में अगर कोई अमाउंट आ रही है, उसका मतलब ये है कि आपने वो जो अमाउंट है वो एफबीआर को देनी है। मतलब इसका ये है कि आपकी एडमिटेड इनकम टैक्स में अमाउंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। डिमांडेड इनकम टैक्स भी वही है कि एफबीआर जो आपसे डिमांड कर रहा है कि आपने इतना इनकम टैक्स, और ये एडमिटेड इनकम टैक्स ये है जो आपने खुद ही मान लिया अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त कि ये मैंने इनकम टैक्स देना है। डिमांडेड इनकम टैक्स वो है जो आपको एफबीआर कहता है कि ये इनकम टैक्स आपने देना है। हाँ, लास्ट वाला कॉलम जो रीफंडेबल इनकम टैक्स है, क्योंकि जो सैलरी पर्सन है उनकी तो सैलरी से इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है, उनका तो ये आना ही नहीं चाहिए एडमिटेड या डिमांडेड। हाँ, रिफंडेबल आ जाए
वो खैर है। इनका देखिए ये सर का 41, ओनली 41, 41 रुपये। मतलब रिफंड इनकम टैक्स का मतलब ये है कि ये FBR से क्लेम कर सकते हैं कि इतना मैंने ज़्यादा इनकम टैक्स दिया है, वो आप मुझे दें। अच्छा, ये हुआ कैसे सारा, अब ऊपर आ जाए। ये देखिए मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी 9,96,384, जो उनकी ग्रॉस पे थी, नेट पे थी, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके वो ये उनकी अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो जो टैक्स में नहीं आती। नॉर्मल अमाउंट इतनी बन गई 63,000, उनकी एग्रीकल्चर इनकम थी। टोटल 10,53,441 बन गई। टैक्सेबल इनकम इतनी है, मतलब टोटल इनकम, ठीक है। टैक्स चार्जेबल 17,792। नॉर्मल इनकम टैक्स होना कितना चाहिए था, 22,672 रुपये, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल इनकम टैक्स होना चाहिए था, 4,880 रुपये की रिडक्शन हो गई, ठीक है। बाकी हमारे पास बच गए ये, हाँ, ये जो टैक्स चार्जेबल जो हमारे पास कटा विद होल्डिंग इनकम टैक्स 17,833 रुपये, ये खुद ही वो कैलकुलेट करता है। और आखिर पे आपके पास 41 रुपये। ये आपके, मैंने फिर बता दूं, फिर रिपीट कर दूं, एडमिटेड इनकम टैक्स। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो इनकम टैक्स देते भी रहे हैं फिर भी हमारे पास इनकम टैक्स, वो उसकी वजह ये दो कॉलम होते हैं कि आपके ये दोनों कॉलम खाली आना चाहिए। रिफंड इनकम टैक्स में आपकी अमाउंट कोई भी आ सकती है जो आप इनकम टैक्स उनको ज़्यादा देते रहे। यहाँ तक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको फॉर्म 114 कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका नाम देखें, ये देखें 114, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर अ पर्सन ड्राइविंग इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी एंड अदर सोर्सेज एलिजिबल टू फाइल सैलरी। मतलब आपके ये 114A का, जिसको हम फॉर्म बोलते हैं, वो कंप्लीट हो गया। हाँ, आखिर पे आपको एक कॉलम नज़र आ रहा होगा वेल्थ स्टेटमेंट का, ये सारों से इम्पोर्टेंट है। वेल्थ स्टेटमेंट वो होती है कि आप FBR को बताएं कि मेरे पास इतनी दौलत थी, इतने पैसे थे, मैंने यहाँ यहाँ खर्च किए, यहाँ यहाँ नहीं किए, इतना अमाउंट मेरे पास लास्ट टाइम था, इतना अब है। ये जो आप दिन ब दिन केस सुनते हैं कि उसकी जो अमाउंट है वो उसकी इनकम से उसका खर्च ज़्यादा है, तो वो ज़ाहिर बात है करप्शन से होता है, तो इस वजह से होता है कि आपने यहाँ पे तो मैच नहीं हो रहा होता। तो वेल्थ स्टेटमेंट में सारा से पहला कॉलम है पर्सनल एक्सपेंसेस का। अच्छा, यहाँ पे आपने एक्सपेंसेस जो है वो सारे लिखने होते हैं। लोग क्या करते हैं, जिनको आप रिटर्न फाइल करने के लिए देते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ आखिर पे लिख देते हैं ये वाले, यहाँ अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, लेकिन ये गलत है। आपने ये डिटेल से लिखने हैं, सारे फिल करने होते हैं। अच्छा जी, ये अब जो सारा है उन्होंने मुझे बताया, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस टैक्स, मेंटेनेंस पे इतने मेरे लगे, ट्रैवलिंग पे इतने, इलेक्ट्रिसिटी पे इतने, वाटर, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, सारा कुछ। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं कि वो अकेले कमा रहे हो, ठीक है। अकेले कमा रहे हैं तो वो इतना 15 लाख अकेले खा भी नहीं सकते, तो उसमें हमने क्या करना है, कोई ना कोई फैमिली पर्सन डाल देना है जो ये खर्चे मैनेज कर रहा होगा, ये सारे। बाकी आपने अपने खर्चे कहाँ किए उसको अदर में डाल देना है, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये टोटल करके इतने बनने चाहिए, जितने ये टोटल हों उतना आपने कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली मेम्बर्स कर देना, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल एसेट या लायबिलिटीज़, कि आपके पास जो अपने पर्सनल एसेट हैं या लायबिलिटीज़ हैं वो कितनी है। अच्छा, उनके पास जो एग्रीकल्चर इनकम ले रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 5,78,734 रुपये है, ठीक है। इसका कोड 7,001 है। उनके पास जो कैश है, मींस जो सैलरी से इनकम है, वो इतनी है। उसके बाद उनकी जो टोटल एसेट इनसाइड पाकिस्तान है 15,75,118, ये और ये जमा करके उनके ये एसेट बन रहे हैं टोटल उनके पास, मतलब उन्होंने इतने पैसों का हिसाब दे दिया। आखिरी है रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट, ये एक इम्पॉर्टेंट है कॉलम, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है। जैसे इनकम टैक्स के 3 कॉलम हैं जो समझ नहीं आते, जिसकी वजह से हमें इनकम टैक्स ज़्यादा पड़ता है, वो आपने देखना है। अच्छा, ये दो पहले कॉलम देखें, नेट एसेट करंट ईयर, इस टाइम, इस साल भी मैंने आपको पीछे बताया 15,75,118 के एसेट थे। प्रीवियस ईयर भी उनके इतने ही थे। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास प्रीवियस ईयर ज़्यादा हो, इस साल कम हो। देखने की और समझने की बात ये है, ये जो कोड है 7,03,000 अनरिकाउंसल्ड अमाउंट, ये आपकी हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए।
अगर आपकी ज़ीरो नहीं होगी तो आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। अच्छा, होती ज़ीरो क्यों नहीं है? अक्सर सवाल ये आता है कि क्योंकि यहाँ ना कोई रकम आ रही होती है। वो रकम क्यों आती है? वो यहाँ पे आती है जो आपका रिटर्न का लास्ट पेज था, यहाँ पे एडमिटेड और डिमांडिंग इनकम टैक्स आएगा तो आपकी रिकाउंसलेशन ऑफ नेट एसेट में अनरिकाउंसल्ड अमाउंट ज़ीरो नहीं आएगी। आपने इस अमाउंट को ज़ीरो करना है। ये आपकी अमाउंट ज़ीरो हो गई। नेट एसेट इसमें देखने का नहीं है, ये आपका एक डाटे वाला कॉलम फिल हुआ है। बाकी आपके पास कोई वो और ज़्यादा, अगर यहाँ पे कोई पेमेंट वगैरह आपने देनी है तो वो इसका रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। एट्रीब्यूट वगैरह इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। लास्ट पे है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपसे वो कोड मांगेगा 4 डिजिट वाला, ये यहाँ पे आई ये यहाँ पे आप कोड लिखेंगे, वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपने इस रिटर्न को सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जब सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पास रिटर्न जो होगी वो यहाँ पे इस सूरत में आ जाएगी। यहाँ पे डिक्लेरेशन में जैसे ही मेरे पास ये 2021 की रिटर्न ये पड़ी है, इसको आप एक क्लिक करें, यहाँ से व्यू करें। व्यू करने के बाद ये अभी ओपन होगी तो यहाँ से नीचे प्रिंट प्रिंट करेंगे तो मेरे पास ये रिटर्न ऐसे शो हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने रिटर्न सबमिट की है, ये देखें आपके पास वैसे वैसे रिटर्न आ जाएगी। आप इसका इनकम फ्रॉम सैलरी 9,96,000, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि जो आपने दिखनी है चीज़ वो ये अनरिकाउंसल्ड अमाउंट ज़ीरो होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी यहाँ पे अमाउंट नहीं आनी चाहिए जिससे आपकी रिटर्न सबमिट ही ना हो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।